हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश मादानी आपका मेरी चैनल क्रिएटिव एजुकेशन के ऊपर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं आपको स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस कराने वाला हूं। और सोशल साइंस के अंदर आज मैं आपको चैप्टर 9 सिखाने वाला हूं। चैप्टर 9 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। The existence, progress and development of man is dependent on resources। मतलब मैन का एग्जिस्टेंस मतलब उसका अस्तित्व, उनकी प्रोग्रेस और उनका डेवलपमेंट टोटली रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। We have been fulfill our needs by getting them from nature since early times, wherein the forests are considered to be a very important resources। मतलब इन सिंस अर्लियर टाइम्स मतलब पहले से हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो भी नीड है वो नेचर पूरा करता आया है। और वेयर इन द फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। और तब से जो फॉरेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हमारे लिए है। A general meaning of forest is in the accumulation of trees, scrubs और heaps of grass। देखो, आपको फॉरेस्ट का नॉर्मल जनरल मीनिंग दिया है, उसके अंदर क्या मीनिंग दिया है? एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज मतलब जहाँ पे ट्रीज होती है, श्रब्स होता है। श्रब मतलब यहाँ पे जो है वो अपने बोलते हैं ना जंगल झाड़ी, वो यहाँ पे इसका मीनिंग श्रब्स होता है। तो जहाँ पे ट्रीज होती है, श्रब्स होता है। और हिप्स ऑफ ग्राफ्स, हिप्स आगे वर्ड आ चुका है। हिप्स मतलब बहुत बड़ा ढेर, जहाँ पे ग्रास के ढेर होते हैं वो जंगल होता है। कहने का मतलब फॉरेस्ट का मीनिंग वो होता है जहाँ पे ट्रीज, स्क्रब्स और हिप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, हिप्स ऑफ ग्रास होते हैं। इन नेचुरल वेजिटेशन only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man। This is called virgin vegetation। अब virgin vegetation किसको बोलते हैं? कि ये जो पूरा vegetations है which can be raised naturally, ये जितना भी vegetations है वो पूरा नेचुरली रेज होता है, मतलब नेचुरली अपना आप ही बढ़ रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। और ये जो इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ रहा है वेजिटेशन, वो विदाउट हेल्प ऑफ द मैन, उसमें मैन की कोई भी हेल्प नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। आगे, नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालयाज, सुंदरवन एंड रिमोट एरिया ऑफ थार डेजर्ट। अब ये टाइप का जो वेजिटेशन है वो इंडिया में कहाँ पे है? तो आपको पता है कि इंडिया में ऐसी 3 प्लेस है जहाँ पे ये टाइप का वेजिटेशन अवेलेबल है। पहली प्लेस है हिमालयाज, दूसरा है सुंदरबन और तीसरा है थार डेजर्ट जो रिमोट एरिया में है। मतलब ये तीनों एरिया में वेजिटेशन अवेलेबल है। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो, ये पॉइंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम बार बोर्ड में आ चुका है और हर बार बोर्ड के अंदर ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और हर बार ये बोर्ड में पूछते ही है। तो बच्चों यहाँ पे बराबर ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन इंडिया में कैसे होता है? तो नीचे दिया है, देखो, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया। देखो, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया कैसा अलग अलग है। यू हैव स्टडीज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9। क्लाइमेट के हिसाब से जो फॉरेस्ट होते थे वो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। और यहाँ पे कैसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हियर वी विल नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप
एंड मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे आपको जो सीखना है वो 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। उसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन बेस, सेकंड ऑनरशिप और थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट। अभी आ रहा है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कैसा होता है, तो उसमें 3 टाइप आती है। एक आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब ये 3 के बारे में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। देखो ये टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उसके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डायरेक्टली कंट्रोल हो सकता है। हियर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स और फॉर पैस्चरिंग। देखो ये जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, वो उसके वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड और पेस्चरिंग, मतलब आप वहां पे लकड़े काट नहीं सकते, वहां पे लकड़े चुन नहीं सकते, और जो आपके एनिमल्स है, जो आपके पालतू एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसको पेस्चराइजिंग, पेस्चराइजिंग मतलब वहां पे आप चरा नहीं सकते हो। मतलब ये 3 चीज जो है आप रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं कर सकते। सेकंड जो फॉरेस्ट है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर लुक आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये जो फॉरेस्ट है उसकी संभाल रखने वाला, मतलब लुक आफ्टर कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन। वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो करती है। देखो लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड। देखो यहाँ पे ये टाइप के जो जंगल होते हैं, वो वहाँ पे जो लोकल पीपल है, जो ऑलरेडी वो एरिया में रहते हैं, उनको कलेक्ट द वुड, वहाँ से आप लकड़े कलेक्ट कर सकते हो। ये लोग वहाँ पे वो परमिटेड है, बट उसकी कंडीशन है। देखो क्या कंडीशन है? एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स, एनिमल्स को भी चरा सकते हो, लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। जंगल के अंदर जो भी ट्रीज है उसको कुछ भी हार्म, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ आपका दूसरे टाइप का फॉरेस्ट। उसके बाद आता है थर्ड टाइप, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखो बच्चों, नाम के ऊपर से आपको मालूम पड़ जाता है अनक्लासिफाइड, कोई क्लासिफाइड नहीं है। यहाँ पे कोई नॉर्म्स भी फॉलो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। देखो दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, अभी तक ये फॉरेस्ट क्लासिफाई नहीं हुआ है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्री फॉलिंग और एनिमल ग्रेजिंग। यहाँ पे लकड़े काटना, एनिमल ग्रेजिंग करना, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप चाहो ऐसे ये फॉरेस्ट का यूज कर सकते हो। तो ये था अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, 3 थे। अब आगे मैं करा रहा हूं जो दूसरे फॉरेस्ट है वो। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो है उसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हुआ है, ओनरशिप से, एडमिनिस्ट्रेशन से एंड मैनेजमेंट से। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट। अब देखो फर्स्ट है, उसमें 3 टाइप दिया है आपको। एक है स्टेट फॉरेस्ट, सेकंड कम्युनल मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट, और थर्ड जो है वो है प्राइवेट फॉरेस्ट। अब हम लोग फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, स्टेट फॉरेस्ट। अब स्टेट फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। ये टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अपनी कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो ये कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है कम्युनल मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। देखो ये टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट, उसके ऊपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी,
कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंडर में ये फॉरेस्ट आता है। उसके बाद आता है थर्ड फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट। देखो नाम के ऊपर से आपको मालूम पड़ गया होगा, प्राइवेट मतलब जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप हो। हम लोग सीखते हैं आगे। सच अ फॉरेस्ट इज ओन बाय इंडिविजुअल। ये जो फॉरेस्ट होता है उसकी जो मालिकी है वो इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये टाइप के जो फॉरेस्ट है वो ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ओडिशा में, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर हैफेजार्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन। देखो ये टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट के कौन सी उसकी कंडीशन कैसी होती है? हैफाजार्ड मतलब उसकी अस्त व्यस्त, उसमें कोई ठिकाना नहीं होता है, फॉरेस्ट जैसा आपको लगता भी नहीं है। और उसकी कंडीशन भी कैसी होती है? बंजर, बैरन। वहां पे ट्रीज होते हैं नहीं होते हैं, सब एकदम वैरान जैसा आपको लगता है। तो ये टाइप के जो फॉरेस्ट है वो है प्राइवेट फॉरेस्ट। अभी मैं आगे कराऊंगा आपको डिफॉरेस्टेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। तो एक्चुअली आपको सिंपल मीनिंग बता दूं, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है आपका जो जंगल एरिया है वो नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है। पढ़ते हम लोग। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जो मैंने आपको बताया, डिस्ट्रक्शन मतलब कम हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हमारा जो जंगल एरिया जो नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है, उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम। देखो ये डिफॉरेस्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के लिए ये, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी दुनिया के लिए है। ग्लोबल प्रॉब्लम है, नॉट ओनली आवर कंट्री। हमारी कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। इट कैन बी सेड दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। और ऐसा कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन होना, उसका जो मेन रीजन है वो प्रोग्रेस ऑफ द मैन। मैन जितना प्रोग्रेस करेगा उतना जंगल एरिया कम होता जाएगा। Trees are destroyed naturally, however, it is a negligible compared to the loss inflicted by the human interference. Actually ऐसा नहीं है, trees are destroyed naturally। कितनी बार trees naturally भी destroy होती है, लेकिन naturally destroy होने से ज़्यादा human का interference इसके अंदर ज़्यादा है। इसकी कंपेयर में जो human जो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, एंड इट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस ऑफ इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन। इन्फ्लिक्टेड मतलब ह्यूमन जो है वो ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहा है। हालांकि नेचुरली भी होता है, लेकिन नेचुरली की वजह से इतना ज्यादा डिफोरेस्टेशन नहीं होता जाता है, इतना ज्यादा ट्रीज डिस्ट्रॉय नहीं होते। लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस है ह्यूमन की वजह से ये चीज ज्यादा हो रही है। अब आगे आता है इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। ये जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसकी इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट मतलब असर। तो देखो इसका इम्पैक्ट दिया है, द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड। देखो इम्पैक्ट ऐसी वाइड स्प्रेड, हर जगह पे उसकी इफेक्ट है डिफोरेस्टेशन। पहले ही बता दिया कि डिफोरेस्टेशन क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसकी जो इफेक्ट होगी वो भी ओवरऑल सब जगह पे होगी। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमोस्फियर। देखो एटमोस्फियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, क्योंकि जितना जंगल एरिया कम होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने वाला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस। देखो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो भी ज्यादा इंटेंस हो रही है। विद द रिमूव्ड फॉरेस्ट कवर द सॉइल इज इरोडेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस। देखो तीसरा भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे जैसे जंगल एरिया कम होता जाता है उसकी वजह से जब बारिश आती है तो जो सॉइल है वो इरोडेड मतलब वॉश हो जाना, जमीन धो जाना। सॉइल अगर धो जाती है, सॉइल अगर वॉश हो जाती है तो उसकी वजह से फर्टिलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है।
और आप जानते हो कि अगर लैंड की फर्टिलिटी अगर डिक्रीज हुई तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो ये भी इससे इफेक्ट होती है। आगे, इन द ऑफ पेनिसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्रीज इज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हालांकि हमारा जो इंडिया है वो तो पेनिसुलर इंडिया है, मतलब पानी उनकी तो ये जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल के हिसाब से देखने जाए तो पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर मतलब उसके 3 साइड पे पानी है, फिर भी जंगल एरिया हैज डिक्रीज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आगे, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉस्ट देयर एबोर्ड्स। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो एबोर्ड्स का मतलब होता है अपना रहने का ड्वेलिंग प्लेस, उनकी चली जा रही है। जंगल एरिया जाता है तो उनकी रहने की प्लेस भी चली जाती है। तो उसका क्या रिजल्ट आता है, देखो इसकी क्या इफेक्ट हुई। एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। इससे क्या हो, जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली एनिमल्स है, वो क्या अपने फूड और वाटर के लिए सिटी एरिया में ज्यादा आने लगे। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे सिटी एरिया के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, कहीं लाइन आ जाता है, कहीं चीता आ जाता है। आप न्यूज में पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे न्यूज में कि बहुत सारी सिटी के अंदर, सिटी एरिया में भी वाइल्ड एनिमल आ जाता है। तो इसका रीजन यही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये चीज हो रही है, क्योंकि उनका जो फूड और वाटर है, खाना पीना वो लोग को मिलता नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, जंगल एरिया में से धीरे धीरे बाहर निकल के सिटी एरिया में आते हैं। और सिटी एरिया में आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, देखो, मोर इंटेंसिस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवोरियस एनिमल किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दोज शेफर्ड्स हु लिव नियर द फॉरेस्ट। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो शेफर्ड मतलब आपको मालूम है, जो डोमेस्टिक एनिमल रखता है वो या पालता है वो जो जंगल के नजदीक रहता है तो उसके ऊपर डोमेस्टिक एनिमल उसके पास होते हैं। तो क्या होता है कि डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर ये जो कार्निवोरस एनिमल्स है, मतलब लॉयन, चीता, वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन की इम्पेक्ट ये होती है। ओके बच्चों, आई थिंक ये जो मैंने टॉपिक करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपना दोस्तों के साथ, और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।